रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब तक हमने अध्याय 3 सुना। सबक 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। संपत्ति और दायित्व का क्या अंतर होना चाहिए। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं और गरीब मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। मजे की बात यह है कि उन्हें लगता है कि संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों हो जाते हैं। और अब हम अध्याय 4 सबक 3 अपने काम से काम रखो। मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक क्या सिखाते हैं, आइए सुनते हैं। 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA की कक्षा में व्याख्यान दें। मेरा एक करीबी दोस्त किथ वहां MBA कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायी चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थी ने रे क्रॉक से पूछा क्या वे बियर के लिए उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में चलने को तैयार हैं। और वो तैयार हो गए। जब सब लोग के हाथ में बियर आ गई, रे क्रॉक ने पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है। किथ ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। ज्यादातर MBA विद्यार्थियों को ऐसा लगा जैसे रे क्रॉक मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दूसरी बार सवाल पूछा आप लोगों की नजर में मेरा बिजनेस क्या है। विद्यार्थी दोबारा हंसे और फिर आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने जोर से कहा रे दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं। रे हंस दिए। मुझे मालूम था आप लोग यही कहेंगे। वे एक पल के लिए भी रुके और इसके बाद उन्होंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। किथ ने कहा कि रे ने अपने करियर को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में जाते थे स्कूल का मूल लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी भेजना था, परंतु वे कभी भी हैमबर्गर की लोकेशन को नहीं भूल गए। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और उनकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मूलतः वह आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के संगठन और फ्रेंचाइजी चेन का सदस्य बन रहा था, वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिन चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज मैं के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे स्थानों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। किथ ने कहा कि यह उसकी संपत्ति पर बहुत बड़ा सबक था। आज किथ के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैराज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले अध्याय के अंत में हमने यह बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं कर पाते। वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मार्केज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी के रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरों का एक रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी उनके लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यहाँ एक इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट का चित्र दिखाया गया है जो रे क्रॉक की सफलता का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपका प्रोफेशन आय मालिक के लिए, व्यय सरकार के लिए, संपत्ति आपका बिजनेस, दायित्व बिजनेस के लिए काम। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं को
अकादमिक कुशलता विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार रहती है। उनकी जिंदगी उनकी तनख्वाह के चारों तरफ घूमती है, या जैसे पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम में चारों तरफ और ज्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यता उन्हें काम करने और पैसे कमाने का मौका देती है, परंतु ध्यान रखें वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेसर और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं आपका बिजनेस क्या है, और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूं। मैं फिर से उन्हें पूछता हूं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और सामान्यतः उनका जवाब होता है नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर्स का हो सकता है, परंतु उनका बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंदर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वो मिल्क शेक के लिए मिक्सी बेचते थे, और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट्स को इकट्ठा करता था। स्कूल के पास एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं, अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जा रहा है वही बन जाते हैं। गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उनको अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। आपका बिजनेस आपकी संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाली कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 नियम यह जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है, और इसे हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग सब संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेट्स पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है, मुझे ज्यादा तनख्वाह की जरूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेना चाह वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूं, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है, इसमें तनख्वाह ज्यादा है। कई समूहों में ये समझदारी के विचार हैं, परंतु अगर आप रे क्रॉक की बात समझते हैं तो ऐसा करने आप अपने काम में काम नहीं रख रहे हैं। ये विचार आपका पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित किए हुए हैं, और अगर आप अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी वाली संपत्ति को खरीदने में किया जाता है, तभी वह आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरातन पंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं, वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी उनका घर, वह उन्हें जिंदा मार रहा है। उनकी घर नामक संपत्ति हर महीने उनकी जेब से पैसे निकालती रहती थी। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें जिंदा मार रही थी। गैराज में रखे $1000 में खरीदे गए और गोल्फ क्लब का $1000 में नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण जब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था, उनके विचार में जो संपत्तियां थी वे पैसे के संकट के माध्यम से समय कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि हम में से ज्यादातर ने
मकान खरीदा या कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेकर आवेदन फॉर्म भरा है। नेटवर्थ खंड पर नजर डाला हमेशा रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों की संपत्ति माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी मानी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शंस, पुस्तकें, स्टूडियो, टेलीविजन, अरमीनी सूट्स, कलाई घड़ी, जूते और दीगर चीजों को संपत्ति वाले कॉलम में रख दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतना ज्यादा पैसा कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे कि मेरे पास एक समान नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अलमारी, सूट्स, गोल्फ क्लब्स या आर्ट कलेक्शंस के बारे में कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उसकी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कि कोई और आंकड़ा। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्ति को बेचना शुरू करते हैं आपको प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्ति बेचते हैं। पहले तो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती है जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है। यह अगर संपत्तियों को बेचने में कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, तो एक बार फिर सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, दिन की नौकरी को करते हुए परंतु असली संपत्ति को खरीदने भी शुरू कर दें, परंतु ऐसे दायित्व व्यक्तिगत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप सिर्फ क्षण कई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं जिसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर्स भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ट्रैवल खरीदने के कुछ ही मिनटों बाद $150 का मूल्य का हो गया। वयस्कों के लिए यही सही है कि उन अपने खर्च कम रख लें, अपने दायित्व को घटा लें और मेहनत से ठोस मांसपेशी संपत्ति का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अपने घर नहीं छोड़ा है यह सीखना जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के क्या फर्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जाती है। इससे पहले कि वे घर छोड़ शादी करें, घर खरीदे, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़े रखें और हर चीजों को उधार खरीदे। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों तक खर्च से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है तब ज्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की तैयारी नहीं की और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उस नई जिम्मेदारी आ जाती है। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्ति के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूं। मेरी दुनिया में असली संपत्ति कई तरह की होती है। नंबर 1, ऐसे बिजनेस जिनमें होने की शुरुआत ना जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूं परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं
अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। स्टॉक्स नंबर 2, नंबर 3 पे ब्रांड्स, नंबर 4 म्यूचुअल फंड, नंबर 5 आमदनी देने वाला रियल एस्टेट्स, नंबर 6 नोट्स, नंबर 7 बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी, नंबर 8 और ऐसी हर चीजें जो कीमती हैं, जो आमदनी देती हैं और इसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुनिश्चित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्ति को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम उनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट्स इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतें और जमीनों से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं साल दिन उनको निहार सकता हूँ। जब समस्याएं आती हैं तो समस्याएं उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल एस्टेट्स के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक्स से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक्स से। उनका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, न कि कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े संगठनों में काम करना चुका हूँ। मैंने कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड्स में, यूएम, मरीन कॉर्प्स और जेक्सस कॉर्पोरेशन में मैंने इन संगठनों में बिताए समय का मजा लिया और मैंने पास कई खुद सामुदायिक यादें हैं। परंतु भीतर में मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वे भी सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूँ और उन्हें सार्वजनिक बना देता हूँ। नए स्टॉक्स के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक समझते हैं और वे खतरनाक भी हैं, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इस तरह अपने फायदे का टैक्स चुकाने से बचता रहता हूँ। ऐसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्यतः तौर पर रियल एस्टेट्स को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ। वर्षों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेक्सस में था तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपने दिन की नौकरी करता था परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट्स और छोटे स्टॉक्स की खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया था। जितनी अच्छी तरह से मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था उतनी ही अच्छी तरह से मैं निवेशों का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा ना सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में इतना झंझट होता है कि मैं नहीं चला सकता। आप इस झंझट में फंसे। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर कुछ कम है। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं उनमें से 10 में से नौकरियां बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा तो तभी मैं इसकी सलाह दूंगा, अन्यथा
अपने दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें तो मेरा मतलब यह है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसके लिए एक बार में इसमें $1 जाए जो वह बाहर न निकाला जाए। इस तरह सोचे कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में आ जाता है तो वह अपने आप का कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसी पीढ़ियों तक चलता रहता है। अपनी दिन की नौकरी करते रहें, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विकसित विलासिता की चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासशील की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि मध्यम वर्गीय और गरीब लोग विलासशील की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। अमीर और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी, नाव जैसी विलासशीलता की चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते जाते हैं। वे लोग जिसके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए विलासशीलता की चीजें खरीदने लगती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीजें खरीद सकते हैं। सच्ची विलासिता उनकी संपत्ति में निवेश करने और उनके विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस के अतिरिक्त पैसा आने लगा तो हम वह बाजार गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। उसमें जरा सा भी मेहनत नहीं किया था, जोखिम नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी, परंतु उसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसमें इतना अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदा जा सके। परंतु मर्सिडीज की वह विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उनसे यह साबित कर दिया गया था कि वह अपने संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जगाने पर बिना सोचे समझते और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई भी चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे जिंदगी से उब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नई खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीजें खरीदने से देर सवेर वह आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया है वह एक भार बन जाता है। एक बार अपने बिजनेस को बनाने, उसमें निवेश करने का समय निकलने लगता है तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम का इनाम जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। इस तरह से हमारा अध्याय 4 समाप्त हुआ। अब आगे अध्याय 5 सुनेंगे, जिसमें टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत को बताया गया है। अगला अध्याय नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। शेयर एंड सब्सक्राइब।